सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि आपके राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ा रहे हैं, बहुविकल्पी उत्तरी क्वेश्चंस को करा रहे हैं, इसके अलावा पवन सीरीज के क्वेश्चंस को भी करा रहे हैं। तो आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक पहले वीडियोस में पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये पिछले 100 क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा जा चुका है और यहाँ पर देखिए फिर पूछा है। किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने, हरलॉग ने, थॉमसन ने या वुडवर्थ ने। राइट आंसर है वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने या मेरिल ने। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या आंसर करना है? थॉर्नडाइक। 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 3 से 4.5 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। आपको पता है कि जो शैशवावस्था की आयु होती है वो होती है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है? समंजन, आत्मसात, विकेंद्रीकरण या ध्यान। तो राइट आंसर है ध्यान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 पर आते हैं। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, ऐच्छिक ध्यान, अनैच्छिक ध्यान, निरापद या इच्छित। ऐच्छिक ध्यान का मतलब है कि आप उसी काम को कर रहे हो अपने इच्छा से, जिसके बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में आपका सोचने का मन है, आप उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो। जिस वस्तु के बारे में आपका सोचने का मन है, चाहे कोई खाने की वस्तु हो, चाहे आपके लिए कोई प्रिय व्यक्ति हो, आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, तो अपनी इच्छा से आप सोच रहे हो, तो ये होगा ऐच्छिक। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, जैसे आपका किसी व्यक्ति में मन नहीं है फिर भी आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपका उससे बात करने का मन नहीं है लेकिन किसी के कहने पर आप उससे बात कर रहे हो। इसके अलावा आपको कोई वस्तु अच्छी नहीं लग रही है खाने में, फिर भी आप उसको खा रहे हो किसी के दबाव में या किसी तरीके से। तो वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो वह ध्यान क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनैच्छिक ध्यान। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 106 दोनों आप लोगों ने देख लिया। ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से हम कर रहे हैं, और अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, दूसरे की इच्छा से कर रहे हैं काम को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार किसका है? स्किनर का, टायलर का, गुड का या कोई नहीं। दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, पाउलो ने, क्रो एंड क्रो ने या गुड ने। स्किनर ने। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही जाएगा। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, इसके अलावा कबूतर पर भी प्रयोग किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम है। पिछले वीडियोस में मैं बताते आ रही हूँ आप लोगों को। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम इन्होंने दिए थे और 5 गौण नियम भी दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन दा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं दोस्तों इतनी बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि अगर आपने अच्छे से सीरीज खाली देख ली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिए है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। वॉटसन ने संवेग बताए हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो वॉटसन ने टोटल संवेग बताए हैं 3, क्रोध, भय और प्रेम। तो ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। वॉटसन ने कौन कौन से संवेग बताए हैं? तो भय, क्रोध और प्रेम। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर दा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया? अभी मैंने आपको बताया है कि स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर अपना प्रयोग किया था, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। बाकी पाउलो ने कुत्ते पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुनरो का, हरलॉग का, ड्रेवर का या फिर
डगलस का। तो दोस्तों ये कथन है मुनरो का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 पर जाते हैं। रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान या फिर मनोरंजन। अवधान या ध्यान, जब हमारा किसी भी विषय में रुचि रहेगी तभी हम उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यानी कि रुचि और अवधान दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप कह सकते हैं। क्योंकि जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है आपका ध्यान उसी में लगेगा, और जिसमें ध्यान लग रहा है उसमें निश्चित रूप से रुचि जरूर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, या अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्योंकि रुचि तथा अवधान जो है, अवधान रुचि पर आधारित है ये भी कह सकते हैं, रुचि अवधान पर आधारित है ये भी कह सकते हैं, और अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द लगाएंगे हम। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। तो रुचि और अवधान के संबंध में ये सारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस विषय में हमारा इंटरेस्ट रहेगा, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन उस विषय में रहेगा, और जिस विषय में हम अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हमें इंटरेस्ट होगा ही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक या आ व सा दोनों। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा के स्रोत में आवश्यकताएं आती हैं, इसके अलावा उद्दीपक आता है, लेकिन यहाँ पर बालक स्रोत में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बा और ऑप्शन सा ये दोनों सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था, यहाँ पर बा और सा दोनों सही। तो यहाँ पर ऑप्शन द तब सही होता। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आवश्यकता, उद्दीपक ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन आ सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। अवधान या ध्यान में निहित है। तो अवधान या ध्यान में क्या निहित है, अभी आपने देखा रुचि यानी कि इंटरेस्ट, जिस विषय में हमें अटेंशन देंगे उस विषय में निश्चित रूप से रुचि होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 119 है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है, थॉमसन का, हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का या फ्रॉवेल का। दोस्तों यह कथन है थॉमसन का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का, फ्रॉवेल का, जॉनसन का या स्किनर का। तो यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं मनोविश्लेषण विधि। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है। अल्प मतलब बहुत ही कम समय के लिए जो स्मृति होती है उसका मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकालिक स्मृति का मतलब है कि जैसे आपने कोई लेसन याद किया, आपको बस कुछ ही दिन याद रहा फिर भूल गया, तो इसका मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है, रूथ बेनेडिक्ट ने, वुडवर्थ ने, पीजी जिन्सबर्ग ने या फिर एनास्टासी ने। तो यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा या संवेदना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ पदार्थ। पदार्थ चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना ये सब क्या है, ये सब चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है। बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन या फिर आत्मसातन। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 128 है। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं डीएनए, पीजीएन,
RNA या फिर जीन्स? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द जीन्स। क्वेश्चन नंबर 129 है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109 या फिर 100 से 115? राइट आंसर है 90 से 109 या 90 से 110 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टैट परीक्षण का निर्माण किसने किया था? आप सभी को पता है, मरे एवं मार्गन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं, बालक के केंद्रक या न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 42, 52 या 50? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 46। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? CAT परीक्षण, TAT परीक्षण, MAT परीक्षण या भाटिया बैटरी? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब TAT परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या कोई नहीं? तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की जो आयु है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष है। तो 6 से 12 तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन 6 से 10 दिया है, तो हम ऑप्शन A को यहाँ पर सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो किशोरावस्था होती है उसकी अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, इसके अलावा जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष, और जो किशोरावस्था होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पाउलो का, स्किनर का, फ्रॉबेल का या डाल्टन का? तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था पाउलो ने, इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन A यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से, समग्र सिद्धांत के नाम से, या पूर्णाकृति सिद्धांत से, या सभी से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द सभी से। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। तो इसे हम समग्र सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, और अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर या भालू पर? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 138 है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों यानी कि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? ब्रूनर, फ्रॉबेल, बिने या कॉलर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 139 है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं में विभेद करना सीख लेता है, अपने परिवार के लोगों को पहचानना, कौन पड़ोसी है या कौन रिश्तेदार है, धीरे धीरे वह सीख जाता है इन सब चीजों को। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। इसमें कौन सी वस्तु बड़ी है, छोटी है, वस्तुओं को सही क्रम में लगाना बच्चा इस अवस्था में सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जिस भी वस्तु को या पदार्थ को वह देखता है उसके विषय में वह सोच सकता है, उसके विषय में अपने आसपास के लोगों से तर्क कर सकता है 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में। दोस्तों यहाँ पर 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इसी अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में जो उसको दिखाई दे रही है सामने या पदार्थ के बारे में चिंतन कर सकता है। तो यहाँ पर 7 से 11 वर्ष रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं, उनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाओं को बताया है? तो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं? जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर A जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए? तो मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और गौड़ नियम कितने हैं? 5 हैं। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पूरा पढ़ा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत उन्हें पता होगा। आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की विराजन सीरीज। ऑलरेडी मैंने पूरी क्लास भी ली है आप लोग के इस सब्जेक्ट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है,
निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास, भूख, निद्रा। तो नींद, प्यास, भूख ये सब अर्जित नहीं है। अर्जित अभिप्रेरणा क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, सम्मान हमें अर्जित करना पड़ता है, समाज में कमाना पड़ता है, तब हमें मिलता है। जब हम कुछ काम करते हैं ऐसा, तब हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। और भूख, प्यास, नींद ये तो सभी लोगों को लगती है, तो स्वाभाविक है। तो ये जन्मजात हो जाएगा और ये अर्जित हो जाएगा प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता ये क्या कहलाती है? विस्मरण, प्रत्यभिज्ञा, प्रत्याहान या प्रत्यावाहन या फिर आत्मसातन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, विस्मरण। यानी कि सीखी गई चीज को आप याद नहीं कर पा रहे हो, आप उसको भूल गए हो, यानी कि विस्मृति भी इसको हम कहते हैं, इसको विस्मरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति की प्रवृत्ति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इस तरीके की जब अभिवृत्ति उत्पन्न होगी तो बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन भी करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई में और अव्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 146 है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया या डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 147 है। एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह सा को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि उसे सा को वॉज दिखता है या इन दोनों को एक ही समझता है, और न्यूक्लियर को वह अनक्लियर समझता है या इनमें कोई अंतर नहीं कर पाता। तो उसे क्या दिक्कत? उसे देखने की समस्या, और इसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 पर आते हैं। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिक भिन्नता, आ वा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, व्यक्तिक विभिन्नता। इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? क्रो एंड क्रो, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक या डगलस। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं किलपैट्रिक, और ये सुपर टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस हम अवेलेबल कराएंगे हर एक विषय की, और अच्छे से अच्छी तैयारी हम आपकी कराएंगे। बस आप चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट पूरा होने जा रहा है और एक पार्ट और आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चंस का आपके राजन सीरीज के। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके कवर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि या कोई नहीं। तो राइट आंसर है मापन रेखा विधि। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस के। अति लघु उत्तरीय हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, और प्रबंध सीरीज को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। जितना हो सके आप शेयर करोगे तो अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके वीडियो का लाभ ले पाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करिएगा। चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।